तो स्वागत है आपका। हम आज देख रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो कि चैप्टर नंबर 3 है, एनसीईआरटी जियोग्राफी 11th की का, फिजिकल जियोग्राफी का। हमने पहले ही एक पार्ट पढ़ रखा है जिसमें कि हमने प्रत्यक्ष स्रोत और भूगर्भ की जानकारी के साधन के बारे में पढ़ा था। तो चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं इसके अप्रत्यक्ष स्रोत। तो पदार्थ के गुण धर्म के विश्लेषण से पृथ्वी की आंतरिक भाग का अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। जो भी हमारे पास पदार्थ है, मतलब मिनरल है जो भी, तो उसका जो भी विश्लेषण किया जाता है उससे क्या मिलता है, हमें अप्रत्यक्ष जानकारी मिलती है। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव में वृद्धि होती है। तो जैसे ही हम खनन प्रक्रिया करते हैं, मान लीजिए ये पृथ्वी है और हम खनन वगैरह कर रहे हैं और नीचे जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि जैसे गहराई बढ़ती जाती है तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, और दबाव जिसे कि प्रेशर भी कहते हैं वो क्या करता है, वो भी इंक्रीज होता है। तो ये चीज़ें हमें कैसे लगती है पता, जैसे हम खनन या नीचे की तरफ जाने लगते हैं। घनत्व भी बनता है, डेंसिटी भी पदार्थ की बढ़ेगी। अब ये कैसे बढ़ेगी डेंसिटी, तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। ये कोई पदार्थ है और इसमें कण जो है, ये मान लीजिए कुछ सरफेस है या कोई इन्वायरमेंट मान लेते हैं हम। इसमें जो है मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह से विस्तृत है। तो मान लीजिए कि इसके ऊपर क्या हुआ कि 50 kg का कुछ चीज़ रख दी जाती है, तो क्या होगा, ये घने घने हो जाएंगे। मतलब क्या, डेंसिटी क्या हुई, इंक्रीज होगी, घनत्व बढ़ गया। यही होता है डेंसिटी, जो लिखा जाता है ना, डेंसर है, तो मतलब वो ज़्यादा गाढ़ा है। गाढ़ा ज़्यादा मतलब अधिक नज़दीक इसके कण आ गए। तो ये क्या है कि जैसे ही हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो क्या क्या बढ़ता है, अर्थ के हम नीचे जाते हैं तो क्या क्या होता है। एक तो टेम्परेचर जो है वो राइज करता है, दूसरा क्या कहा है कि प्रेशर राइज करता है, तीसरा क्या है, तीसरा है कि डेंसिटी जो है वो भी राइज करेगी। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। कई बार क्या होता है, ऐसा लिखा है कि जैसे हम नीचे जाएंगे टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज की जगह डिक्रीज कर देंगे वो, कि डिक्रीज होगा टेम्परेचर, तो ये गलत होगा। गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। तापमान, दबाव व घनत्व में इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान, दबाव व घनत्व के मान को अनुमानित किया है। प्रत्येक परत के संदर्भ में इन लक्षणों का सविस्तार वर्णन इसी अध्याय में आगे किया गया है। तो हम आगे देखेंगे कि जो भी कि साइंटिस्टों ने जो भी अध्ययन किया है उसके बारे में हम आगे देखेंगे। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत उल्काएं हैं, जो कभी कभी धरती पर पहुंच जाती है। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। ये उल्काएं वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड हैं जिससे हमारा ग्रह पृथ्वी बना है। अतः पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। अब उल्काएं क्या होती है, मान लीजिए कि ये हमारी क्या है, पृथ्वी है ये हमारी, तो इसके ऊपर मान लीजिए कि कोई ऊपर से पदार्थ गिर गया और यहाँ पे गिर गया, और क्या था वो, उल्का पिंड था वो कोई। तो क्या हुआ, हम इसका अध्ययन करेंगे। इसके अध्ययन से हमें क्या मिलेगा, हमें पृथ्वी की आंतरिक भू संरचना की जानकारी मिलेगी। क्योंकि जो पृथ्वी और जो भी उल्का है इसकी संरचना लगभग सेम है, क्योंकि सेम ही बिग बैंग थ्योरी हुई थी, सेम ही पदार्थ हैं लगभग जो इसमें भी होंगे और उसमें भी होंगे। तो हम पता लगाएंगे ऐसे। जो अन्य अप्रत्यक्ष स्रोत हैं उनमें कौन कौन है, गुरुत्वाकर्षण है, उनमें चुंबकीय क्षेत्र है, भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल है, ग्रेविटी है, मैग्नेटिक फील्ड है और
क्या है, भूकंप, अर्थक्वेक जिसे कहते हैं, उससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो है। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता है। यह ध्रुवों पर अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। अब लिखा गया है कि जो ग्रेविटी है वो यहाँ पर क्या होगी, अधिक होगी, ध्रुवों पर क्या होगी, वो अधिक होगी। लेकिन जो इक्वेटर है पृथ्वी का, मान लीजिए कि ये इक्वेटर है, इस पे क्या होगा, इस पे कम होगा। मतलब जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ हम आते जाएंगे, ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो कम होती जाएगी। ये आपको याद रखना है, ये स्टेटमेंट में आ सकता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है। गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता है। जो भी है कि पृथ्वी के केंद्र से दूरी है, जो भी है उसके कारण ही ऐसा होता है कि ध्रुवों पे क्या है, ध्रुव पे ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा अधिक होती है और यहाँ पे वीक हो जाती है। एक्चुअली में क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है ना, उसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मतलब कि ध्रुवों पे क्या होगा, कम गहराई होगी नीचे तक, लेकिन इस तरफ को अधिक होगी। तो क्या होता है, इस वजह से जो ज़्यादा नज़दीक होगा केंद्र के, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होगी और जो कम होगा उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी। तो इस तरह से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। ग्रेविटेशन का मान पृथ्वी के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता है। पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। द्रव्यमान के कारण भी बदलता है और जो भी पृथ्वी के भीतर पदार्थ है उनमें असमान वितरण है। इसकी वजह से भी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बदलता है और प्रभावित होता है। इस विविधता को गुरुत्व विसंगति कहा जाता है। अब ये जो पूरा कंसेप्ट था, मतलब कि मान लीजिए कि ये पूरी की पूरी पृथ्वी है, यहाँ पे कुछ होगा ग्रेविटेशन फोर्स, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, ऊंचाई पे ज़्यादा होगा, माफ़ी, ऊंचाई पे कम होगा, निचाई पे ज़्यादा होगा, या इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण विसंगति। गुरुत्वाकर्षण विसंगति हमें भूप्रपटी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है। चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूप्रपटी में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देते हैं। भूकंपीय गतिविधियां भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अतः हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। क्या कहा है कि गुरुत्वाकर्षण विसंगति जो है वो हमें भूप्रपटी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है। जो भी डिफरेंस है, विसंगति मतलब ऐसा ही हुआ कि डिफरेंस है जो भी दो जगह का, इससे क्या पता चलता है हमें, इससे पता चलता है हमें कि द्रव्यमान का वितरण अलग अलग है। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ रखा है कि द्रव्यमान के कारण जो है वो ग्रेविटेशन चेंज होती है। मतलब चेंज को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि चेंज होती है, और इसका चेंज होना यह दर्शाता है कि जो भी पदार्थ हैं उनका द्रव्यमान अलग अलग है। इस तरह से हम इस चीज़ को देख सकते हैं, और भूकंपीय गतिविधियों से भी हम पता लगा सकते हैं। तो भूकंपीय गतिविधियां देखते हैं। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण, मतलब जितनी भी आंतरिक परतें हैं उसका संपूर्ण चित्र जो है वो भूकंप के द्वारा हमें पता चल जाता है। कैसे चलता है ये हम आगे बढ़ते हैं। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भूकंप क्या है, तो सीधी सी बात है, जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा गया है कि ऊर्जा मतलब कोई एनर्जी है वो निकलती है तथा तरंगें उत्पन्न होती है। तरंगें यानी कि वेव, एनर्जी के कारण वेव उत्पन्न होती है और वो सभी दिशाओं में जाती है और वही भूकंप कहलाती है। यहाँ पे दिया गया है पी वेव, एस वेव और धरातलीय वेग तथा धरातलीय वेव या वे तरंगे।
लेकिन इस चीज़ को हम क्या करेंगे, बाद में देखेंगे। हम जब इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे तब इसको देखने का मज़ा आएगा। अब प्रश्न है कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है। भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है। तो भ्रंश यहाँ पे बताया गया है कि भूपर्पटी की सेलों में गहन दरारें होती हैं। भूपर्पटी क्या था? भूपर्पटी था क्रस्ट जो है वो क्या है, भूपर्पटी है। इसकी जो सेल हैं, मतलब इसकी जो चट्टानें हैं, उनमें गहन दरारें हैं। उनमें क्या है कि दरारें वगैरह पड़ गई है, और वही क्या कहलाती है, वही भ्रंश कहलाती है। भ्रंश के दोनों तरफ सेलें विपरीत दिशा में गति करती है। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि एक ये सेल है और एक दूसरी सेल है, तो ये क्या करेगी, एक इस तरफ जाएगी, एक इस तरफ से जाएगी। तो इसकी वजह से घर्षण होता है यहाँ पे, और जिसकी वजह से भूकंप की स्थिति पैदा होती है। जब ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं, इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है, और ऊर्जा तरंगें सभी दिशाओं में गतिमान होती है। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। इन चीज़ों को पहले आप पढ़ लो, उसके बाद मैं डायग्राम के थ्रू इन चीज़ों को आपको बताऊंगा। भूकंप का उद्गम मतलब फोकस कहलाता है, और अवकेंद्रिया मतलब हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। मतलब फोकस और हाइपोसेंटर क्या हुआ, एक ही चीज़ हुई। क्या चीज़ हुई है, जहाँ से वो एनर्जी निकल रही है, चारों दिशाओं में निकल रही है, वो क्या हुआ, फोकस या फिर हाइपोसेंटर। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपन होता है उसे एपिसेंटर कहते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ से कोई वेव जा रही है, ऊपर की तरफ जाएगी, वो इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। अब जो सबसे नज़दीक का केंद्र है इसको क्या कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं उसे, या फिर अधिकेंद्र। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेंगे कि जहाँ से तरंगें निकलती हैं उसे एपिसेंटर कहते हैं। तो ये क्या है, ये गलत होगा। तरंगें निकलती हैं फोकस या हाइपोसेंटर से, और एपिसेंटर वो जगह है निकटतम समीपम जो होता है उद्गम केंद्र के, जहाँ से निकलती है उसके सबसे नज़दीक जो धरातल पर होता है, भूतल पर होता है, उसे क्या कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 कोण पर होता है। मतलब कि ये जो है 90 कोण पे होगा, सीधी सी बात है, 90 कोण पे ही सबसे पहले जाएगा, ना कि 180 या 140 पे। अब 90 कोण हो सकता है यहाँ से इधर को लगे, तो उधर नहीं आएगा ना, ये बनेगा, फिर इसका ये बनेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। हमने देख लिया 3 शब्द देखे हमने अभी, फोकस जिसे कि हाइपोसेंटर भी कहते हैं, और तीसरा था एपिसेंटर जो कि धरातल पर पॉइंट है, जो क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। भूकंपीय तरंगे, अर्थक्वेक वेव। तो ये जो ये वाला है इसे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। भूकंपीय तरंगे के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। और थैंक यू सो मच। आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।